अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे फिर जाहिर सी बात है हमें देखनी है खास बात कि इतना क्या खास है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि मेंडलीव कमाल के इंसान थे भाई, लोग एकदम बहुत होशियार। इन्होंने क्या किया कि अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। और जैसे कि देखो कहां कहां छोड़ी, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम हैज बीन प्लेस्ड इन फोर्थ ग्रुप लीविंग अ ब्लैंक स्पेस एडजेसेंट टू इट इन थर्ड ग्रुप। कहां देखो, यहां देखो, टाइटेनियम को सीधा यहां रख दिया, यहां खाली छोड़ दिया। बोले अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले ये टाइटेनियम की प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, यहां रखेंगे। बोले यहां पर किसको रखोगे? अभी बताते हैं, रुको रुको, होल्ड ऑन। फिर सेम बात है आर्सेनिक की, एएस करके एक एलिमेंट है हमारे पास में, दो जगह खाली छोड़ दी। बोला आर्सेनिक की प्रॉपर्टी तो यहां मैच हो रही है, यहीं रखेंगे। बोले अरे भैया कैसे करोगे फिर ये दो जगह का क्या? तो बोले रुको रुको बताते हैं इन दो जगह का क्या। तो इन्होंने ऐसा किया, देखो आर्सेनिक को भी फिफ्थ ग्रुप में रखा और उनके पीछे दो स्पेसेस खाली छोड़ दी इन्होंने। These spaces have been occupied by scandium, gallium, germanium after their subsequent discoveries। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स आए हमारे पास में, देखो आप यहाँ पे स्कैंडियम आया, यहाँ पे गैलियम आया और जर्मेनियम आया यहाँ पर, और ये बाद में हमें मिले थे। उसके लिए भी मेंडलीव ने एक बात बताई। तो ये तो पहला पॉइंट था कि उन्होंने खाली जगहें छोड़ दी, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं, खाली छोड़ी जो छोड़ी, इन्होंने प्राउड से बोली ये बात। इन्होंने बोला दूसरा एलिमेंट मिलेगा फ्यूचर में, यहां पे लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर पे। समझ में आ रही बात वाली? ये बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ हमारे थे न्यूलैंड, वो कह रहे हैं कि 56 एलिमेंट है इस दुनिया में, 7 नहीं मिलेगा, 57 नहीं मिलेगा आपको एलिमेंट, बस इतने ही है पूरी दुनिया में। बोले भाई कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, दुनिया बड़ी है जी, और मिलेंगे एलिमेंट्स। तो देखो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट कर दिया पहले। तो इनका सेकंड जो मेरिट है, सबसे बड़ा जो मेरिट लगता है मुझे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि प्रिडिक्शन फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। बोल दिया कि फ्यूचर में मिलेंगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या किया, बोला कि डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और उनका नाम इन्होंने पहले से दे दिया। जैसे एक को बोला इन्होंने एका बोरोन, एक को बोला एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इनको पूछा, ये खाली छोड़ा, इन्होंने कहा हाँ। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में भर जाएगा, मेरे को टेंशन नहीं है उसकी। तो इनको पूछा कि फिर वो एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा? तो इन्होंने कहा वेरी सिंपल, ये ऊपर बोरोन है, तो बोरोन से एक जगह छोड़ करके हमें एलिमेंट मिलेगा, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसने मेंडलीव ने एका बोरोन। एका का मतलब है एक, तो एक जंप करके एक जगह छोड़ करके मिलेगा जो एलिमेंट, उसका नाम है एका बोरोन। बोले अच्छा ये वाले का कब, इसको क्या बोलोगे आप? तो इन्होंने कहा ये एल्यूमिनियम से एक जगह छोड़ करके है ना, तो बोला एका एल्यूमिनियम बोलेंगे इसको। तो इस तरह से इन्होंने नाम रख दिया। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और यहाँ पर आप देखोगे एका सिलिकॉन, सिलिकॉन से एक जगह छोड़ करके मिलेगा फ्यूचर में एलिमेंट, तो उसका नाम इन्होंने पहले ही रख दिया एका सिलिकॉन। और इन्होंने ये बता दिया कि जो प्रॉपर्टी होगी वो इसके जैसी होगी, बोरोन की जैसी होगी, एल्यूमिनियम की जैसी होगी। जो प्रॉपर्टी होगी वो टाइटेनियम और सिलिकॉन की जैसी होगी। यहां पर जो हमें एका सिलिकॉन मिलने वाला है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इस तरह से होगी, पहले ही बता दिया। और फिर भी लोगों ने इनको उस वक्त कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कोई चीज है ही नहीं, आप तो पहले ही दावे कर रहे हो, कोई ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। वैज्ञानिकों में भी ऐसे डिबेट्स होती हैं बहुत ज्यादा, है ना, गर्म हो जाता है माहौल एकदम। लेकिन फिर जब फ्यूचर में मिले ये एलिमेंट्स, तो फिर सबकी टाइम टाइम फिश हो गई यहाँ पे। तो ही गेव द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रीफिक्सिंग द वर्ड एका। और आपको ये जानकर और मजा आएगा कि ये जो एका वर्ड है ना, ये संस्कृत का वर्ड है। सिर्फ इन्होंने एका वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने द्वि काम में लिया, द्वि का मतलब टू, त्रि काम में लिया, त्रि का मतलब थ्री। इतना कह रहा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें केवल एका के बारे में पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी फ्यूचर में मिलने वाला एलिमेंट है उसको अभी इन्होंने एका प्रिसीड करके नाम दे दिया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जो जर्मेनियम है वो बाद में मिले थे, और उनके बारे में इन्होंने पहले ही नाम दे दिया था। ये मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है। ये आप देखोगे ना, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ठीक लिखा हुआ, ये एका भी ठीक है, ये कार्बन ठीक नहीं है। कार्बन की जगह आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एका बोरोन आएगा पहले, जिसकी जगह पर हमें कौन सा एलिमेंट मिला है आप देखोगे यहाँ पर, तो हमें स्कैंडियम मिला है, उसकी जगह पर स्कैंडियम ये रहा, तो यहाँ एका बोरोन आएगा। आप ये बात ध्यान दो,
यहाँ पर कार्बन की जगह हमारे पास में एका बोरोन आएगा, फिर एका एल्यूमिनियम है और फिर एका सिलिकॉन है हमारे पास में। ये रहा एका सिलिकॉन जो कि है हमारे पास में जर्मेनियम। सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये हमारी बुक में इतना सा ये बना करके हमें दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो एका एल्यूमिनियम मेंडलीव ने बोला और बाद में जो हमें गैलियम मिला उसमें देखो कितनी सिमिलैरिटी है। एका एल्यूमिनियम का मास मेंडलीव ने बताया लगभग 68 होगा, तो 69.7 मिला। फॉर्मूला ऑक्साइड का इन्होंने बोला E2O3 मिलेगा, यहाँ पे Ga2O3 मिला। ई तो क्योंकि एका था तो वो तो फिर ई का तो कोई सेंस नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला कि क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 है, GaCl3 हमें फ्यूचर में मिला। तो ये कमाल के मतलब विजनरी थे, इतना दूर का भी देख पा रहे थे कि आज से सालों बाद क्या होगा। तो इनकी सेकंड मेरिट है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। थर्ड मेरिट अगर हम देखें एक बार के लिए, तो तीसरी मेरिट है इनकी पीरियोडिक टेबल की पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। हमने देखा था न्यूलैंड का, जब हमने ऑक्टेव का रूल पढ़ा था तो वहां पे क्या गड़बड़ हो रही थी कि हाइड्रोजन के बाद में लिथियम था, और अगर बीच में हम हीलियम लगा दें जो कि बाद में मिला था तो फिर वो पूरी बिगड़ जाती थी पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो बनाई थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को छेड़ना ही नहीं पड़ा। एक नया ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। यहां देखो आप, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहले से बनी थी, और ये वाला जो जीरो ग्रुप है ये पहले नहीं था, मेंडलीव के टाइम पे नहीं था। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ये है नोबल गैसेस। ये रिएक्ट नहीं करती किसी से, मैंने बताया था आपको क्यों नहीं करती, आज आपको और समझ में आएगा। क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ना फुल भरे हुए हैं। जैसे हीलियम को आप देखो तो हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पहला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ होता है, तो इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टेबल है बहुत ज्यादा कंपाउंड, जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल है। फिर नियॉन है हमारे पास में, तो नियॉन आप देखोगे तो कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे आता है। मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा ऑर्बिट फुल भरा हुआ है, इसे भी किसी से कोई रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि नेचर में है ये गैसेस, लेकिन क्योंकि किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रही तो इनके बारे में पता नहीं चलता। एक होता है ना कि क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो किसी से बात ही नहीं करता, जो ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करता खुद को हर जगह पे कहीं पर भी, तो काफी लोगों को लगता ही नहीं है कि ये इस क्लास में है भी क्या, इतना शांत रहता है। तो सेम इनके साथ में ये शांत रहती हैं गैसेस, तो इनके बारे में पता चला नहीं था उस वक्त तक, बाद में पता चला इनके बारे में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में। लेकिन बाद में भी क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप बनाया गया और इन सब को एक साथ उसमें रख दिया, पूरी पीरियोडिक टेबल को छेड़ना ही नहीं पड़ा। क्यों, आप दिमाग लगाओ। यहां पर हमने बोला कि ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनका फॉर्मूला कैसे बन रहा हो, ऑक्सीजन से LiO2 बन रहा हो या Li2O ऐसे बन रहा हो। लेकिन यहां आप लोग ध्यान दोगे ना, या इसको ऐसे मत लिखो, R2O लिख लो भले आप, लेकिन आप यहां ध्यान दोगे तो कुछ फॉर्मूला बनाना ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी ना भाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी नहीं, उसकी हाइड्रोजन से होगी नहीं, तो सारी की सारी को एक साथ अलग रख दिया, इनर्ट गैसेस को। इनर्ट मतलब कोई जो रिएक्शन नहीं कर रही हैं, खुद को प्रेजेंट नहीं कर रही हैं, इनर्ट गैसेस। समझ में आया आप सबको। और बाकी जो एलिमेंट्स है ना, ये भी इनर्ट गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, इसीलिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ऐसा करने के कारण क्या होता है, बॉन्ड बन जाते हैं, जिनके बारे में आगे हमें दूसरे चैप्टर्स में बात करनी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहां आप देखोगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस दे वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप। आफ्टर एट्थ ग्रुप के बाद एक नया ग्रुप बना दिया, जीरो ग्रुप कह दिया, उसमें रख दिया। और आप चाहो तो जीरो ग्रुप आप बाद में भी बना सकते हो, यहां पे अलग से, उधर भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोबल गैसेस जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है, देखो आप, एंड आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए नहीं मिली थी पहले उस वक्त तक, और होती तो फिर मेंडलीव उसी वक्त तक उनको क्लासिफाई कर देते टेबल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके बाद ये 3 कमियां पढ़ने के बाद में हमें देखनी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस, कमियां, और सॉरी, इससे पहले जो हमने 3 जो पढ़ी वो विशेषताएं हैं, खासियत है ना, वो मेरिट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। अभी मैंने कमियां बोल दिया था शायद गलती से, ये हैं लिमिटेशंस, कमियां।
अब देखो इतनी कमाल की पीरियोडिक टेबल है लेकिन फिर भी कमियां हैं उसमें, और है तो है, मानना पड़ेगा उसको। तो देखो सबसे पहली कमी जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या समस्या है हाइड्रोजन के साथ समझना, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे समझाता हूं तो आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ में प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन को किसके साथ रखा है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के साथ में रखा है। क्यों रखा है समझना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो सोडियम की तरह, जैसे सोडियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है NaCl बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन HCl बनाता है। सही बात है, ऐसे ही KCl भी होता है हमारे पास में, तो ये बॉन्ड सेम बन रहे हैं ना। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की, सोडियम की, पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सेम बॉन्ड बना रहे हैं। और तो और देखा जाए तो इनकी वैलेंसी भी सबकी सेम है, 1 1 1 1 1 वैलेंसी है, तो यहां रख दिया। लेकिन सवाल कहां खड़ा हुआ ये समझना, सवाल खड़ा हुआ कि इसको हमने फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में क्यों नहीं रखा, या मेंडलीव ने उनके साथ में क्यों नहीं रखा। देखना कैसे, जैसे फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है F2, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है Cl2, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या बनाता है H2, जबकि सोडियम Na2 नहीं बनाता, जबकि पोटेशियम K2 नहीं बनाता, सिमिलरली Li भी Li2 नहीं बनाता। तो इनसे सवाल पूछा कि हाइड्रोजन जो है वो तो इनके जैसा भी है नेचर में, क्योंकि F2 बनता है H2 भी बनता है, Cl2 बनता है H2 तो फिर यहां क्यों नहीं रखा आपने हाइड्रोजन को। पॉइंट इन्होंने कहा इन्होंने एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दिया, तो ये एक इनकी पीरियोडिक टेबल की कमी हम कहते हैं। आप ये देखो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या है, HCl, H2O, H2S, तो ये किसके जैसे बने हैं, NaCl के जैसा है, Na2O के जैसा है, Na2S के जैसा है, तो Na के साथ में रख रखा है इसको। लेकिन आप पूरा पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप विद एल्कलाई मेटल्स। ये जो है ना कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, और फिर उसके बाद हमारे पास में भी लिथियम था, ये क्या है, एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं इनको। मेटल नॉन मेटल चैप्टर से पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे उसको, तो इनको एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। और कह रहे हैं कि सिंस हाइड्रोजन मेक्स कंपाउंड इन द सेम वे एज एल्कलाई मेटल्स डू, क्योंकि वो उनके जैसे ही बॉन्ड बना रही है तो साथ में रख दिया। लेकिन हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझो इस वर्ड का मतलब समझो, डाई का मतलब क्या होता है, टू। यहां लिखो देखो, डाई का मतलब क्या है, टू, एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, जैसे Cl2 कैसा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें दो एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो सिमिलर टू हेलोजेंस, कौन हेलोजेंस, हेलोजन कौन है हमारे पास में, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है इनको हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये अभी हम कभी बाद में लेंगे, आज का वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हेलोजन जो है वो ये है, तो हाइड्रोजन इनके जैसा भी बॉन्ड बनाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वो भी कैसा, डायटोमिक बॉन्ड या डायटोमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से H2Cl2 ये सेम बन रहा है तो इनके जैसा भी बन रहा है। Thus, on the basis of properties of hydrogen similar to halogen, hydrogen may be placed with halogens, but Mendeleev did not explain about this anomaly. ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन को हम लोग डायटोमिक बॉन्ड बनाने वाले या मॉलिक्यूल बनाने वाले हेलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं क्योंकि वो उनके जैसे भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन इस अनोमली के बारे में, इस कमी के बारे में मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है एक प्रॉब्लम रही। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्रिएटेड बाय मेंडलीव। क्लियर हुई आप सबको ये वाली बात। और आपसे एडवांटेजेस या जो मेरिट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद में क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये बहुत सिंपल है समझना। आइसोटोप्स क्या है ये समझ से ही आपको बात समझ में आ जाएगी। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा होता है, सेम, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होता है ना वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास में फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन के तीन भाई हैं, मतलब ये लोग आपस में तीन भाई हैं, भाई मतलब तीन आइसोटोप्स हैं, जैसे एक हाइड्रोजन खुद है।
तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, और प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन एक होता है दूसरा ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का ही भाई है, लेकिन इसके पास में न्यूट्रॉन भी होता है 1 और प्रोटॉन भी होता है 1। और तीसरा है हमारे पास में ट्राइटियम। ट्राइटियम के पास में 2 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। अब देखो, क्योंकि तीनों के पास प्रोटॉन नंबर तो सेम है, तो तीनों आते तो 1 नंबर पे ही है, मतलब नई वाली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। इसका मास है 1, इसका मास है 2 और इसका मास है 3। अब देखना, क्योंकि ये जो आइसोटोप्स हैं, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तब तो थे ही नहीं, तब तो पता ही नहीं था इनके बारे में, बाद में पता चला। तो जब अब पता चल गया, अब अगर मान लो हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको जमाने की कोशिश करें, ये रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तो इनको कहां रखेंगे बताओ, कैसे रखोगे? हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, 2 जने और हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, कहां जमाएंगे इसको? आप खुद ही सोच करके देखो। अगर इनको हम लोग कैसे जमा रहे हैं, देखो यहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज में जमा रहे हैं। तो मान लो आपको कल को कह दो कि है ना सर, एक काम करते हैं ना अपन, तो इसको यहां हाइड्रोजन के बाद ड्यूटीरियम को यहां लगा देंगे, ट्राइटियम को यहां लगा देंगे, तो भैया भैया रुको, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके जैसी नहीं है इनकी ना, वो तो सारी इनके जैसी ही है, क्योंकि है तो हाइड्रोजन का भाई, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, तो जो बॉन्ड बनाएगा वो तो सेम ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो इनको रखना भी यहीं पर है, लेकिन मास भी ज्यादा है, कहां रखेंगे? नहीं पता। अब देखो, इसका अपन है ना क्रेडिट जो है इस गलती का अपन उनको नहीं दे सकते, मेंडलीव को। क्यों? क्योंकि देखो उस वक्त तक पता नहीं था इनके बारे में, नहीं तो मेंडलीव दिमाग लगाते फिर उस वक्त खुद वो बैठ करके, बाकी उस वक्त तक पता ही नहीं था, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? तो ये है हमारे पास में क्या, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो उनका, उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ऑल्दो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव, बट इट बिकेम अ चैलेंज to accommodate those isotopes in Mendeleev's periodic table without disturbing the order of elements। बिना एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिस्टर्ब किए उनको जमा पाना आइसोटोप्स को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में was a difficult thing। तो ये एक चैलेंज रहा मेंडलीव के लिए, और ये एक लास्ट हमारे पास में मेंडलीव की लिमिटेशन है पीरियोडिक टेबल की, और वो क्या है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। कहीं कहीं पर मेंडलीव ने खुद का ही लॉ तोड़ दिया, जैसे न्यूलैंड कर रहे थे ना पहले को एक डब्बे में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, वैसे ही इन्होंने भी कहीं कहीं पर ऐसा किया। देखो कहाँ कहाँ किया, आप देखोगे ना, एग्जाम्पल कहाँ है हमारे पास में, निकल और कोबाल्ट और वेनेडियम और क्रोमियम। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, निकल, कोबाल्ट और वेनेडियम। तो देखो कोबाल्ट और निकल देख लो पहले, कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, निकल का कितना है 58.7। अब आप मेरे को बताओ पहले कौन सा आना चाहिए, कम मास वाला आना चाहिए कि ज्यादा मास वाला आना चाहिए? क्यों? क्योंकि मेंडल का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब अगर उनको हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाए तो मेरा ये लॉ है। लेकिन यहां पर उन्होंने खुद की ही बात को क्या कर दिया, गलत कर दिया, कि उन्होंने ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया, कोबाल्ट को, और फिर निकल को रखा, जबकि ये बात गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैच करे, समझ रहे हो, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और सेम इन्होंने कहां पे किया मिस्टेक, ये वाली वेनेडियम और क्रोमियम में। क्रोमियम का मास 52 है, उसको बाद में रखा है, वेनेडियम का 50.9 है, उसको इन्होंने पहले रखा है। देखो एक छोटी सी यहां पर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहां पर दरअसल 52 नहीं है, ये क्रोमियम का जो मास है वो 50.2 है, तो 50.2 ये है और ये 50.9 है यहां पर। तो 50.9 वाले वेनेडियम को पहले रख दिया और 50.2 वाले क्रोमियम को बाद में रखा है। तो ये इन्होंने गलती कर दी, फिर से ये पीछे होना चाहिए था, ये आगे होना चाहिए था, खुद की ही बात को इन्होंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे छोटा सा एरर था, ये आप यहाँ देखोगे ना तो टेक्स्ट में ठीक लिखा हुआ है कि क्रोमियम इज 50.20 इसका मास है और वेनेडियम का मास है 50.94। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आई है कि उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस किया एलिमेंट्स को खुद ने, तो ये एक अजीब बात थी।
और इसके बावजूद भी हम बस एक लास्ट बात में ये जरूर कहेंगे, इन स्पाइट ऑफ अबव लिमिटेशंस, इन गलतियों के या इन कमियों के बावजूद भी जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वाज वन ऑफ द वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बेहतरीन डिस्कवरीज में से एक है इनकी पीरियोडिक टेबल। तो आज हमने देखो क्या पढ़ा, रिवीजन किया थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस का, वैलेंसी क्या होती है, जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट करते हैं, क्यों लेते हैं, फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है, ये थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा की हमने। फिर हमने देखा कि बेस क्या है, जो न्यूलैंड का हमारे पास में लॉ था या उसके पहले डॉबराइनर ने जो क्राइटेरिया बनाया था ग्रुप्स बनाने का, तो उनका बेस क्या था, तो हमने देखा एटॉमिक मास था। मेंडलीव ने भी क्या बेस लिया, एटॉमिक मास को ही बेस लिया। फिर उसके बाद में इन सब बातों के बाद में हमने मेंडलीव की स्टोरी देखी लाइफ की, और फिर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ समझा जो कि हमें याद करना है, और फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को समझा, उसमें किस तरह से हाइड्रोजन्स के साथ जो बने हुए कंपाउंड है जिनको हम लोग हाइड्राइड कह रहे हैं, और जो हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ बने हुए कंपाउंड है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्साइड्स कह रहे हैं, उनका कैसा इंपॉर्टेंस था, उनके बेसिस पर जैसा फॉर्मूला बन रहा था उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, कितने कॉलम्स हैं, कितने पीरियड्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ये अपन ने देखा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या खास बातें थी, उन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में मिलेंगे, खाली जगह छोड़ दी पहले ही, ये कितनी कमाल की बात थी, ये समझा हमने। 3 हमने मेरिट्स देखी और 3 हमने अभी उनकी लिमिटेशंस को भी समझा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में सच में बहुत मजा आया होगा। अपनी बातों को हम तक पहुंचाने की जरूर से कोशिश कीजिएगा। कुछ कहीं ना समझ आ रहा हो तो वो भी बताइएगा, ताकि उस टॉपिक को हम लोग कभी किसी और क्लास में ले सकें। स्पीड जो है, कहने का जो टेम्पो है वो बहुत तेज़ है या बहुत कम है, आपको कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा, ताकि फिर हम उसी तरह से आगे बढ़ें और अपनी ये साइंस की जर्नी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।